एक समय की बात है। जतनपुर नाम के एक छोटे से गांव में बागेश्वर नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके घर में उसकी पत्नी कोमल और उनका 16 साल का बेटा नकुल तीनों एक साथ रहते थे। बागेश्वर को सिर्फ खेती करना ही आता था। इसके अलावा उसने कभी कोई दूसरा काम सीखा ही नहीं था। लेकिन सही समय पर बारिश ना होने की वजह से उसके खेतों में फसल ही नहीं उगती थी। इस कारण अब परिवार का गुजारा करना बहुत कठिन होता जा रहा था। सुनिए जी, आज तो घर में राशन का एक दाना भी नहीं बचा है। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। अरे कोमल, तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ करता हूँ, बस तुम हिम्मत मत हारना। बस इतना कहकर बागेश्वर घर से निकल जाता है। रास्ते में चलते हुए वह भगवान को याद करने लगा। हे राम, ये कैसा समय आ गया है प्रभु। मेरे घर में राशन का एक दाना तक नहीं है। चलो, मैं और कोमल तो भूखे पेट रह लेंगे, लेकिन मेरे बेटे नकुल का क्या? मैंने तो सिर्फ खेत में मेहनत करना सीखा है, पर बारिश न होने से सब बर्बाद हो गया। अब जमींदार से उधारी लेने के सिवा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। हीरालाल के पास पहुंचता है। हीरालाल एक बहुत ही शातिर और चालाक किस्म का इंसान था, जो हमेशा दूसरों को बेईमानी से लूटने की फिराक में रहता था। अरे आइए बागेश्वर भैया, और बताइए कैसे आना हुआ? क्या बताऊं जमींदार जी, बहुत खराब दौर से गुजर रहा हूं। देखिए ना, बारिश न होने की वजह से खेत की सारी फसलें बर्बाद हो गईं। घर में अनाज का एक दाना नहीं है, इसीलिए आपसे कुछ पैसे उधार लेने आया था। अरे हाँ भैया, क्यों नहीं। भला ऐसे समय में हम आपकी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बोलिए, कितने रुपए दे दूं आपको? आपका बहुत बहुत धन्यवाद जमींदार जी, लेकिन मैं ज्यादा पैसा उधार नहीं लेना चाहता। आप बस 1500 रुपए दे दीजिए, मेरा काम चल जाएगा। जमींदार मन ही मन में, अरे ससुरा, तुम लोग इतना कम पैसा लोगे तो मैं मोटा ब्याज कैसे कमाऊंगा? जब ज्यादा पैसा लोगे तभी तो मुझे ज्यादा ब्याज मिलेगा ना। अरे भैया, ये कैसी बातें कर रहे हो? भला 1500 में क्या होगा? कम से कम 10,000 तो लो। क्या पता आगे चलकर कब बरसात हो और कब समय बदले। अच्छा ठीक है, तो जमींदार भाई 10,000 पर कितना ब्याज लेंगे आप? देखो बागेश्वर भैया, 10,000 का 10% महीना बनता है, लेकिन आप तो अपने ही आदमी हो, आपसे क्या धंधा करना। चलिए, आप सिर्फ 8% दे देना, आराम से चुकाइएगा, कोई चिंता की बात नहीं है। हे भगवान, 8% प्रति महीना तो हमारे लिए बहुत ज्यादा ब्याज है। ले तो लूंगा, पर चुकाऊंगा कैसे? लेकिन अगर नहीं लिया तो मेरा बेटा नकुल भूखा ही रहेगा। चलो, ले ही लेता हूं। अगर भगवान की यही मर्जी है तो यही सही। बागेश्वर उस जमींदार से 10,000 रुपए उधार लेकर बाजार चला जाता है। उसने जल्दी जल्दी बाजार से राशन और नकुल के लिए कुछ खाने का सामान लिया और खुशी खुशी घर की ओर निकल पड़ा। अजी, ये सब सामान, इतने पैसे आपको कहां से मिले जी? देखो कोमल, मुझे पता था तुम मुझ पर गुस्सा करोगी, पर मेरे पास और कोई चारा नहीं था। मैं समझ गई जी, आपने किसी से उधारी ली है। मैं भी वही सोच रही थी कि इस वक्त गांव में किसी के पास पैसे नहीं होंगे। तो क्या आप जमींदार से उधार लेकर आए हैं? वह बहुत चालाक और बेईमान है। आपने कितने रुपए लिए? कोमल, मैंने 10,000 ले लिए हैं। अब बस फिक्र मत करो। देखो, नकुल के आने का समय हो गया है। जाओ, सबके लिए कुछ अच्छा सा बना दो। कोमल रसोई में चली गई और उसने बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया। दोपहर में जब नकुल घर आया तो अपना पसंदीदा खाना और खीर देखकर वह बहुत खुश हो गया। बड़े दिनों बाद आज उस गरीब परिवार के चेहरों पर मुस्कान आई थी। अगले दिन दोपहर में नकुल घर से बाहर निकलता है। उसके मन में अपने पिता की मेहनत और घर की तंगी का बोझ था। वह रास्ते भर भगवान से बस एक ही दुआ मांग रहा था। भगवान, मैं जानता हूँ कि हमारे खेत में फसल नहीं हुई है,
और पिताजी ने सिर्फ मेरे लिए कर्ज लिया है। कृपया कुछ ऐसा कीजिए प्रभु कि मैं अपने माता पिता की ये चिंता दूर कर सकूं। प्रार्थना करते हुए नकुल अपने दोस्त सोमनाथ के घर पहुंचा। सोमनाथ का घर काफी बड़ा और सुंदर था। वहां उसका दोस्त पहले से ही इंतजार कर रहा था। अरे नकुल, तू आ गया। आजा आजा, अंदर आजा। चल, मेरे पिताजी तुझसे मिलने के लिए कब से इंतजार कर रहे हैं। सोमनाथ, पर तेरे पिताजी मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? अंदर पहुंचते ही सोमनाथ के पिता जगदीश जी और मां ममता ने नकुल का बड़े प्यार से स्वागत किया। आओ बेटे नकुल, कैसे हो? देखो बेटे, तुम बहुत ही समझदार और होनहार लड़के हो। सोमनाथ ने मुझे तुम्हारे और तुम्हारे पिता की कड़ी मेहनत के बारे में सब बताया है। नमस्ते बेटा, खुश रहो। यह थैली लेते जाओ, घर पर सब मिलकर खा लेना। अगले दिन जगदीश जी खुद नकुल के घर पहुंचे। उन्होंने देखा कि गरीबी के बावजूद बाधेश्वर का परिवार कितना ईमानदार और मेहनती है। चाय पीने के बाद जगदीश जी ने बाधेश्वर को अकेले में बुलाया। बाधेश्वर जी, मेरा बेटा सोमनाथ नकुल को अपना बहुत अच्छा दोस्त मानता है। नकुल के आने से मेरा बेटा अब खुश रहने लगा है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि नकुल की आगे की पढ़ाई की सारी फीस मैं भरूं। आप अब पैसों की टेंशन बिल्कुल छोड़ दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जगदीश जी, आपने मेरी सबसे बड़ी चिंता दूर कर दी। भगवान आपका भला करे। नकुल अब रोज सोमनाथ के घर जाने लगा। एक दिन जगदीश जी ने दोनों बच्चों को अपने पास बुलाया और एक ऐसा सवाल पूछा जिसने नकुल की जिंदगी बदल दी। बेटा, तुम दोनों बताओ, तुम में से कौन शेयर मार्केट के बारे में जानता है? अंकल, मैं इसके बारे में पहली बार सुन रहा हूँ। ये क्या होता है? जगदीश जी उन्हें अपने वर्क स्टेशन पर ले गए। वहाँ बहुत सारे कंप्यूटर, लैपटॉप और बड़ी बड़ी स्क्रीन्स थी, जिन पर लाल और हरी मोमबत्तियां, कैंडल स्टिक्स ऊपर नीचे हो रही थी। पापा, अंकल, ये क्या है? मैंने कभी नहीं सोचा था कि आपके पास इतना बड़ा ट्रेडिंग सेटअप है। क्या सच में यहाँ से पैसे कमाए जा सकते हैं? हाँ बेटा नकुल, यह बिल्कुल सच है, लेकिन यह जितना आसान दिखता है असल में उतना ही मुश्किल है। यहाँ महानता हासिल करने के लिए बहुत अनुशासन चाहिए। कल से मैं तुम दोनों को इसके बारे में सिखाना शुरू करूंगा। उस रात नकुल सो नहीं सका। वह बस यही सोच रहा था कि शायद भगवान ने उसकी सुन ली है। आखिरकार मुझे वो रास्ता मिल गया जिससे मैं अपने परिवार को इस गरीबी से बाहर निकाल सकता हूँ। मैं अपनी जी जान लगा दूंगा इसे सीखने में। अगले दिन जगदीश जी ने नकुल और सोमनाथ को अपने ट्रेडिंग रूम में बुलाया। उन्होंने बच्चों को बाजार की बारीकियों के साथ साथ जीवन का सबसे बड़ा सबक सिखाना शुरू किया। देखो बच्चों, मार्केट में सफल होने के लिए सिर्फ दिमाग नहीं बल्कि 3 स्तंभों की जरूरत होती है। 1. अनुशासन डिसिप्लिन, 2. निरंतरता कंसिस्टेंसी और 3. समयबद्धता पंक्चुअलिटी। अगर तुम इन नियमों का पालन करोगे तो ही एक सफल ट्रेडर बन पाओगे। जी अंकल, मैं वादा करता हूँ कि मैं अपनी पूरी जी जान लगा दूंगा और इन नियमों को कभी नहीं भूलूंगा। कुछ ही महीनों में नकुल ने बहुत कुछ सीख लिया। जगदीश जी ने दोनों बच्चों के डीमैट अकाउंट में कुछ कैपिटल भी जमा किया, लेकिन एक दिन नकुल लालच में आ गया। उसने बिना रिसर्च किए एक पेनी स्टॉक में अपना सारा पैसा लगा दिया। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? स्टॉक की कीमत तो गिरती ही जा रही है। 45,000 का नुकसान। मैंने रिस्क मैनेजमेंट पर ध्यान ही नहीं दिया। अब मैं क्या करूंगा? बाहर से शोर सुनाई दिया। चालाक जमींदार हीरालाल अपने गुंडों के साथ बागेश्वर के घर आ धमका था। अरे ओ बागेश्वर भैया, कहो पैसा कब दोगे? अभी भी 4,000 का ब्याज बाकी है। देखो भाई, अब से ब्याज 8% नहीं बल्कि 25% लगेगा। समझ गए ना? जमींदार जी, थोड़ा समय और दे दीजिए। घर की हालत ठीक नहीं है। मैं आपका एक एक पैसा चुका दूंगा। नकुल ने अंदर से सब सुन लिया था। वह अपनी गलतियों से सीख चुका था और उसने पिछले
कुछ हफ्तों में अच्छी रिकवरी भी कर ली थी। वह आत्मविश्वास के साथ बाहर आया। प्रणाम जमींदार जी, कहिए ब्याज समेत आपके कुल कितने रुपए हुए? अरे तुम दोगे क्या बबुआ? चलो देखो, ब्याज जोड़कर 4,576 रुपए होते हैं। लीजिए जमींदार जी, अपना अकाउंट चेक कीजिए। मैंने ब्याज समेत पूरे पैसे आपके खाते में ट्रांसफर कर दिए हैं। अब से मेरे पिताजी को परेशान मत कीजिएगा। जमींदार सन्न रह गया और वहां से चुपचाप चला गया। बागेश्वर और कोमल की आंखों में खुशी के आंसू थे। बेटा नकुल, यह सब कैसे हुआ? तुम्हारे पास इतने पैसे कहां से आए? पापा, मम्मी, अब आप फिक्र मत कीजिए। आपका बेटा अब इंटरनेट और सही शिक्षा की मदद से पैसे कमा रहा है। अब हमारे भी दिन बदलने वाले हैं। बस अपने सपने सजाना शुरू कर दीजिए। नकुल ने न केवल अपनी गलती सुधारी, बल्कि अपनी मेहनत से अपने परिवार को उस अंधेरे से बाहर निकाल लिया। सच ही कहा गया है, जहां चाह वहां राह है। जमींदार का कर्ज चुकाने के बाद नकुल अब और भी ज्यादा अनुशासित हो गया था। अगले 6 महीनों में नकुल और सोमनाथ ने अपनी मेहनत से अपने पोर्टफोलियो को कई गुना बढ़ा लिया था। नकुल का 7-7.5 लाख का मुनाफा अब उसके बड़े सपनों की बुनियाद बन रहा था। जगदीश अंकल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे न सिर्फ पैसा कमाना सिखाया, बल्कि मुश्किल वक्त में खुद पर काबू रखना भी सिखाया। अब मैं अपनी गलतियों को अपनी ताकत बना चुका हूँ। एक रात नकुल इंटरनेट पर खबरें पढ़ रहा था। तभी उसकी नजर बिटकॉइन बिट पड़ी। उसने देखा कि मार्केट में कुछ बड़ी हलचल होने वाली है। नकुल गंभीर और विश्लेषणात्मक मन में, अगर ये खबर सही है तो बिटकॉइन के दाम बहुत तेजी से गिर सकते हैं। बहुत से लोग डर कर इसे बेचेंगे। लेकिन अगर मैं सही वक्त पर सही फैसला लूं और रिस्क को मैनेज करूं, तो ये एक बड़ा मौका साबित हो सकता है। अगली सुबह नकुल सोमनाथ के घर जाने की तैयारी कर रहा था। तभी उसकी माँ कोमल ने उसे रोका। नकुल बेटा, रुक, जरा ये खीर का डिब्बा तो लेता जा। सोमनाथ और उसके परिवार के लिए मैंने प्यार से बनाई है। जी मम्मी, मैं ले जा रहा हूँ। और हाँ, आप फिक्र मत करना, मैं संभल कर जाऊंगा। नकुल ने जगदीश जी को अपना नया प्लान बताया तो जगदीश जी की आंखों में चमक आ गई। शाबाश नकुल, मुझे खुशी है कि तुम अब सिर्फ ट्रेड नहीं करते, बल्कि खुद फैसले लेते हो। याद रखना बेटा, मार्केट हमेशा उतार चढ़ाव दिखाएगा, लेकिन जो इंसान अपने कंट्रोल में रहता है वही असली बाजी जीतता है। धीरे धीरे नकुल ने जतनपुर गांव की तस्वीर बदल दी। उसने अपने पिता बागेश्वर के लिए आधुनिक खेती के उपकरण खरीदे और अपनी माँ के लिए एक सुंदर पक्का घर बनवाया। बागेश्वर, जिसे कभी कर्ज के लिए गिड़गिड़ाना पड़ता था, आज बड़े गर्व से अपने बेटे की सफलता की कहानियां सुनाता है। कोमल, देखा तुमने, हमारे बेटे ने इंटरनेट की ताकत और अपनी मेहनत से हमारा समय बदल दिया। सच में अब हमारे भी सपने सच होने लगे हैं। नकुल की यह कहानी हमें सिखाती है कि गरीबी कभी भी आपकी काबिलियत की बेड़िया नहीं बन सकती, बशर्ते आपके पास सीखने की ललक और सही गुरु का साथ हो।